backbone of every business operation and most important part for an economy. नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त महक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं हमारे शो में जिसका नाम है बातें, अ स्टेज फॉर चैंपियंस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आजकल लॉकडाउन के चलते बहुत सारे आर्थिक संकटों से हमें गुजरकर चलना पड़ रहा है और हमारे सामने बहुत सी आर्थिक समस्याएं भी आ रही हैं। हमारे व्यापार बंद हैं, हमारे निर्माण कार्य भी बंद हैं, तो एक बहुत विकट स्थिति हमारे बीच में है। इसी बारे में आज हम जानेंगे अपने खास मेहमान से, जिनका नाम है सीए नितेंद्र आर्य जी। ये एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आर्थिक मामलों में एक बहुत बड़ी अमाउंट में जानकारी रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य जी। मेरा आपसे पहला सवाल नितेंद्र आर्य जी, एक विद्यार्थी अगर सीए बनना चाहे तो उसे कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि वो स्ट्रेस फ्री होकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना आसानी से बना सके? हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं बातों के इस प्लेटफॉर्म का थैंक यू बोलना चाहूँगा जिसके थ्रू मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। मेरा नाम नितेंद्र आर्य है और मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है सीए कोर्स के रिगार्डिंग कि सीए कोर्स में क्या स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी चाहिए जिसके थ्रू हम इसको क्लियर कर सकें। तो ऑब्वियसली सीए की जर्नी सबके लिए एक यूनिक जर्नी रहती है और ये कोई ईजी नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहले एक मूल मंत्र होता है वो होता है नेवर गिव अप। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, एक ही मंत्र इसमें चलेगा, नेवर गिव अप। आप एग्ज़ाम देते हैं, बाई चांस अगर आपका रह जाता है तो आपको गिव अप करने से बेटर ये एनालाइज करना चाहिए कि आपकी वीकनेस कहाँ थी, किस सब्जेक्ट में आप वीक रह गए, अपने उसको एनालाइज कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। जब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं स्टडी मटेरियल को इग्नोर करके, और जबकि इंस्टीट्यूट्स को अपने आंसर उसी लैंग्वेज में चाहिए होते हैं जो उन्होंने स्टडी मटेरियल में दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि बहुत हैवी है मटेरियल, लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, इसलिए वो मार्केट से सप्लीमेंट्री बुक्स ले लेते हैं। बट मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि आप स्टडी मटेरियल को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद आपको उससे ईजी कुछ नहीं लगेगा। और जो एक मेरा मानना है कि सीए का जो कोर्स है वो आपके हार्डवर्क और लक दोनों पर ही बराबर चलता है। आपको सीए क्लियर करने के लिए दोनों ही चाहिए, बट लक भी आपका तभी काम करेगा अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली मैंने भी बहुत बार ये की है कि हम जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं उसको अपने हाथों से लिख लिख के नहीं करते। हम जनरली बस उसकी रीडिंग करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें हमको एग्ज़ाम में दिक्कत आती है क्योंकि हमने उसको इतनी प्रैक्टिस नहीं की है उसको अपने हाथों से करने की। तो मैं सबको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप चाहे अगर 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 अगर आप सोल्व नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 to 4 तो आप उसको अपने हाथों से सोल्व कीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है, जब तक हमारा एग्ज़ाम आता है ऑब्वियसली हम इतने बोर हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम ढंग से नहीं कर पाते अपनी स्टडी को। तो आप बोलना चाहूँगा कि वही टाइम है जो जिसमें आप जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जब आपका लास्ट का मंथ होता है, जैसे अगर आपका मई में एग्ज़ाम है तो जो अप्रैल का मंथ है, इसमें आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर सोल्व कर सकते हैं उतने की, जितने अपने हाथों से इनको सोल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एज इट इज़ आपके मॉक टेस्ट से आ जाते हैं या आरटीपी से आ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इनको अपने हाथों से सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। और एक चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैंने हमेशा फॉलो की है, टारगेट। जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपका अटैम्प्ट में अगर 6 महीने का भी टाइम पड़ा है तो टारगेट बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए जिसके थ्रू आपको आइडिया रहे कि मैंने कब कब क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट कब कवर हो जाएगा। तो उसको लेकर अपना टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए और टारगेट के अंदर ही उससे पहले ट्राई कीजिए कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। और इसमें आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक एटलीस्ट 3 से 4 बार आप सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकें, क्योंकि लास्ट का जो मंथ है मैं उसमें बोलूँगा कि आप उसमें प्रीवियस एग्जाम से सोल्व कीजिए।
उससे ओबियसली कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम में भी देखिएगा आपको बहुत उससे इजी लगेगा जब आप एग्ज़ाम उसको सोल्व करने बैठेंगे, क्योंकि आपने बहुत अपने हाथों से सोल्व किए होंगे काफ़ी क्वेश्चंस, तो आपको बहुत इजी लगेगा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में। और ओबियसली उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी एग्ज़ाम करने की और आप ज़्यादा का अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये थे कुछ मूल मंत्र सीए के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बाकी तो आपकी डेडिकेशन है, आप जितने दिखाएंगे उतना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीए नितेंद्र आर्य जी। आई थिंक मेरे सीए भाई बहन जो सीए के एग्जाम देने वाले हुए उनको बहुत सी इंफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजीज मिली होंगी एक सीए बनने के सपने को पूरा करने के लिए। मेरा आपसे अगला सवाल नितेंद्र आर्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि इस कोरोना महामारी के चलते हमारे देश में लॉकडाउन किया गया है, तो इससे बहुत सारे आर्थिक संकट हमें उठाने पड़ रहे हैं और बहुत सी इकोनॉमिक कंडीशंस भी इससे अफेक्ट हो रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लॉकडाउन से हो रहे आर्थिक संकटों के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। लॉकडाउन की वजह से जो मैं एक चीज़ देखता हूँ ऑब्वियसली बात कि मार्केट में कैश का फ्लो रुक गया। अब अगर मार्केट में कैश ही नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली बात है मार्केट तो क्रैश ही होगी। एंड दूसरी चीज़ जो आप सबने एनालाइज की होगी कि एमआरपी तो अब ना के बराबर है, क्योंकि कोई भी चीज़ जनरली हम सबको अब एमआरपी से ऊपर ही मिल रही है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है जो लोगों ने बल्क क्वांटिटी में ख़रीदना स्टार्ट कर दिया है, उसको मतलब स्टोर कर करके रख रहे हैं, जबकि हमारे गवर्नमेंट बोल बोल के थक चुकी है कि स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में किसी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बट ऑब्वियसली बात है कौन सुनता है। तो इसी वजह से हमारी मार्केट जितना ज़्यादा आप ऑब्वियसली बात है पैनिक हो गए सिचुएशन को लेकर, मार्केट में भी फिर उतनी ज़्यादा ही इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से जो हमारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुई है, जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो इसका आप आइडिया लगा के चलिए कि 1 साल तक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। अप्रोक्सीमेट 1 साल के बाद मार्केट दोबारा अपने फ्लो में आने स्टार्ट होगी, तब तक तो ये सारा इम्पैक्ट रहेगा। बट जनरली जो लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, सारा इफेक्ट कर हो रहा है हमारे काम पर, तो उनसे मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप बाहर जाकर भी क्या कर लेंगे? आप एक डिसीज को अपने घर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र आर्य जी, इन आर्थिक संकटों से हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। तो अगला सवाल मेरा पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी हमें आर्थिक संकट इस लॉकडाउन के चलते उठाने पड़ रहे हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि इन संकटों से हम कैसे उबर सकते हैं। एक आम आदमी या एक इंडस्ट्री इस आर्थिक संकट से कैसे रिकवरी प्राप्त कर सकती है, कृपया विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। इसके लिए हम बेसिकली जो सबसे पहले एक चीज़ है, जो भी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को पता है कि पूरा देश पर इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से, तो उन्होंने भी कुछ अलग अलग स्कीम्स निकाली है, तो हम उन स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। जैसे एक हमारी ईएमआई को डेफर करने की स्कीम थी, जिसमें जो भी आपकी ईएमआई जा रही हैं उसको आप 2-3 मंथ डेफर कर सकते हैं, तो हम उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो भी टैक्सेशन की या फिर जीएसटी की रिटर्न्स हैं और जो भी हमारा जीएसटी की पेमेंट्स हैं, उनको भी अभी 30 जून तक के लिए डेफर कर दिया गया था, तो हम वो भी अवेल कर सकते हैं कि हम जो भी हमारे टैक्सेशन है, जीएसटी की पेमेंट है, वो भी हम जो लास्ट डेट है तब तक करें। इसके अलावा हमारे सीए में एक चीज़ बोली जाती है हमेशा कि पैसे का ना जाना भी आना है, तो इसलिए आप इसके लिए जो भी आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं, आप उनको जितना ज़्यादा कट ऑफ कर सकते हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे किसी से भी अगर पूछो कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो क्या करेगा, तो सभी यही कहते हैं कि डिनर के लिए जाएंगे, आउटिंग के लिए जाएंगे। तो आप इस चीज़ को भी जितना इग्नोर कर सकते हैं उसके लिए आपके लिए बेटर है, क्योंकि डिनर्स के लिए भी आपको सारी लाइफ पड़ी है, आप आराम से जा सकते हैं जब भी जाना चाहें। और जनरली कभी भी किसी भी कंट्री पर अगर
कुछ भी ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो एक पर नहीं सभी पर पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट एकदम से भी नहीं जाएगा। जो भी हमारी इकोनॉमी इस टाइम क्राइस हुई है उसका इम्पैक्ट जाने में भी टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए हम यही कुछ छोटे मोटे हैं जो कर सकते हैं। इसके अलावा तो आगे गवर्नमेंट है जो लेट्स सी कि आगे जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए क्या कर सकें। I am very thankful Nitendra ji for telling these kind of economic solution for our country and for our individuals. मेरा आपसे अगला सवाल नितेंद्र जी, जैसा कि हम सबको पता है एक सीए को एग्जाम देने से पहले बहुत सारी थियोरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी है। वो बहुत सारी थियोरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद ही सक्षम होते हैं एक सीए बनने में। मेरा आपसे सवाल है, क्या एक सीए के लिए थियोरेटिकल नॉलेज ही होना इम्पोर्टेंट है या कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी जरूरी है एक सक्सेसफुल सीए बनने के लिए? और मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा एक सीए में कौन कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं जो उसे एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में प्रेरित करेंगे। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। पहले मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे आपकी सीए पास हो जाती है तो उसके बाद आप हमेशा बी प्रोफेशनल रहें, बी काम रहें, अपने प्रोफेशन के लिए डेडिकेटेड रहें। और मेन जर्नी अब आपकी स्टार्ट हुई है, तो इसमें हमेशा आपको कहना चाहूँगा कि जो भी मार्केट की न्यूज़ होती है, जो भी हमारा कुछ अपडेशन आती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हमेशा अपडेटेड रहें। तो इसके लिए आप हमेशा एक चीज़ है जो फॉलो कर सकते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर, जो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते हैं। तो इसके लिए जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतने आपको करंट अफेयर जो भी चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप अपडेटेड रहेंगे। और मैंने देखा है कि सीए की लाइफ में जो कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि वो अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग ही प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो आगे जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो उसके बाद अपने वर्क को आप कैसे अच्छे से कर पाएंगे। तो जब आप सीए की जर्नी कर रहे हैं तो मैं सबको ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपनी ट्रेनिंग, जो आपकी सीए की ट्रेनिंग है, उसको आप जितना अच्छे से करेंगे, जितना डेडिकेटेड होकर करेंगे, जितना अच्छे से काम सीखेंगे, वही आपके फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। और इसमें सीए के बाद भी काफ़ी फर्दर कोर्सेज होते हैं जो ऑब्वियसली आपके जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि सीए के बाद जो हमारे फर्दर कोर्सेज होते हैं, चाहे आपका किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डिप्लोमा हो, चाहे वो आपका इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग हो, चाहे बैंक ऑडिट्स के रिगार्डिंग हो, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, उन कोर्सेज़ को करें, उनसे आपकी नॉलेज ऑब्वियसली बात इंक्रीज होगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है कि आफ्टर ट्रेनिंग उनको जॉब करनी चाहिए या प्रोफेशन में आना चाहिए, एज अ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए कि आपको अपने सीए कंप्लीट करने में करना क्या, आपको जॉब करनी है या आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे आप अगर प्रैक्टिस में आते हैं तो प्रैक्टिस में सीए की फील्ड बहुत ज़्यादा वाइडर है। आप किसी भी फील्ड में इसमें जा सकते हैं, चाहे आप आरओसी में कर सकते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स में कर सकते हैं, चाहे आप सीएसटी में कर सकते हैं, चाहे इंटरनल ऑडिट में कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड चूज़ कर लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपका बेस्ट है। और अगर आप अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप अपनी मास्टरी कर लेंगे तो वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें सीए बनने के बाद आप खुद ही खुद को प्रमोट करते हैं, तो आप अपनी नॉलेज को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि क्लाइंट्स तो कभी भी अगर आपको फ़ोन करेंगे तो वो तो कोई भी आपसे रैंडम क्वेरी कर लेंगे और आप उसमें कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप जितना ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे, आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, क्लाइंट्स ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होगा और वही फिर आपको और दूसरे लोगों के सामने प्रमोट करेगा। तो सीए बनने के बाद मैं बोलूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स यही है कि हमेशा अपडेटेड रहें, मार्केट की जो भी न्यूज़ है उनसे अवेयर रहें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। जितनी ज़्यादा आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, अपने फील्ड के रिगार्डिंग बुक्स की रीडिंग करेंगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। और मोस्ट ऑफ द केस जो भी हमारे अमेंडमेंट्स आती हैं या जो केस लॉज आते हैं, जैसे ही वो आएंगे तो एक बार ट्राई कीजिए कि उनको आप गो थ्रू करें।
तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आफ्टर सीए आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके प्रोफेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीए नितेंद्र आर्य जी। आई थिंक हमारे सीए जगत के जो भी लोग हमसे जुड़े हैं या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सर के द्वारा बताई गई स्ट्रैटेजी पर या स्किल्स पर काम करेंगे तो आई थिंक वो एक सक्सेसफुल सीए बन पाएंगे। मेरा आपसे अगला सवाल सीए नितेंद्र आर्य जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि देखने में आ रहा है कि जो एक आम इंसान है वो बजट पर इतने अच्छे से अपनी इम्प्लीकेशंस नहीं दे पाता और उसे बजट बनाना नहीं आता, ये भी हम कह सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति बजट को कैसे बनाए ताकि वो अपनी फिजूल खर्चों को रोक पाए और अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान दे पाए। कृपया इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। मोस्ट ऑफ द लोगों की समस्या होती है कि अपना बजट कैसे मेंटेन करें या कैसे उसको बनाएं। तो सबसे पहले जो मैं इसमें बोलना चाहूँगा वो है अपनी इनकम को एनालाइज करें। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एनालाइज ही नहीं करते क्योंकि इनकम कितनी है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो। और उसके बाद अपनी इनकम का डिवीज़न कर लें। मतलब डिवीज़न मतलब जो कुछ खर्चे आपके फिक्स्ड हैं और जो आपके रूटीन एक्सपेंसेस हैं और इन सब के बाद जो आपके पास रिमेनिंग रह जाता है सेविंग्स के लिए। और उसके बाद जब आप सारा पार्टीशन इसका कर लेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि आप कितनी एक अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे उसको पर मंथ कर लीजिए चाहे उसको ईयरली कर लीजिए। और जब आप अपनी इनकम को एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने टैक्स का भी एक आइडिया लग जाता है या फिर आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारा टैक्स स्लैब क्या है या हमारे क्या टैक्स लगेगा हमारी इस इनकम के ऊपर। तो जब ये तीन चीज़ आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको देखना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट में अगर आप इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काफ़ी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, चाहे उसमें मैं टीसी की बात करूँ चाहे टीडी की बात करूँ, तो हर एक की एक अलग अलग लिमिट होती है। तो कुछ लोग अब गलती क्या कर जाते हैं, जैसे एटीसी में हमारी लिमिट है सिर्फ 1.5 लाख रुपये की, या मैक्सिमम आपको 2 तक कर सकता हूँ। बट लोग इसी के अंदर अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बट उनको बेनिफिट 2 लाख तक नहीं मिलता है। तो मैं इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आप हर सेक्शन का बेनिफिट को अवेल करें। हर सेक्शन में अलग अलग बेनिफिट मिलता है। अगर आप सिंगल सेक्शन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लिमिटेड मिलेगा, बट अगर आप अलग अलग सेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सबका कंपोजिट बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हर म्यूचुअल काफ़ी स्कीम्स है, चाहे हम उसको म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग ले लें चाहे एलआईसी के रिगार्डिंग ले लें। अब उसमें हम स्टार्टिंग में अगर थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी पहली बात कि हमको उसकी डिडक्शन मिलती है जिसका हमारे टैक्स में बेनिफिट होता है। एंड सेकंड जो चीज़ है कि जब हमारी वो मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी के बाद जो हमें पैसा मिलता है जनरली हमारा वो भी टैक्स फ्री होता है। और अगर हम थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते हैं तो जब तक वो मैच्योर होती है तब तक वो से एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है। और इसके अलावा कई लोग ये गलती करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान तो ले लेते हैं बट उसमें जो भी उनकी इंस्टॉलमेंट जानी होती है वो 1 साल 2 साल भरने के बाद उसमें इंस्टॉलमेंट भरना छोड़ देते हैं। तो इससे अब उनको मेन नुकसान क्या होता है कि जो उन्होंने अब तक बेनिफिट लिया था पहले जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाता या उसकी भी उन्हें इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता। और इसमें जो एक सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है लोगों को वो यही चीज़ आता है कि कौन सा प्लान हम सिलेक्ट करें। ऑब्वियसली बात है हर कंपनी अपना प्लान तो बेस्ट ही बताएगी। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आजकल आप अगर चेक करेंगे तो काफ़ी पोर्टफोलियो कंपैरिजन की काफ़ी लिंक्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपका जो भी प्लान है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि किस प्लान से हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरह करके अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र आर्य जी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें, अ स्टेज फॉर चैंपियंस।